हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक हो? चलो, तो आज हम लोग लेक्चर 5 बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और ये न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स नाम से आपको कुछ पता चल रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर में फोर्स लगे। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर में जो फोर्स लगे। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? आपको पता है कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो इसी सब के बीच में जो फोर्स लगे उसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारा लेक्चर है, फिर आगे इसी पे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। जैसा कि हम लिख दिए हैं, लेक्चर 5 है, 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, पॉइंट 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, मीन्स कि 11 नंबर पॉइंट तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आज है हमारा 12 नंबर पॉइंट, और 12 नंबर में हम आज पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, देखो न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ये होता है न्यूट्रल। ठीक है ना, क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो इस पे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो फोर्स किसके बीच में लगेगा? प्रोटॉन के बीच में, है ना। देखो, ये हमारा न्यूक्लियस हम लिए हैं। न्यूक्लियस में H+, प्रोटॉन को H+ से डिनोट करते हैं। ठीक है, H+ से प्रोटॉन को डिनोट करते हैं। प्रोटॉन को हम लोग H+ से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एक प्रोटॉन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है। ठीक है, इस न्यूक्लियस का रेडियस स्मॉल r है, तो दोनों H+ के बीच में फोर्स लग रहा है आपस में, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक ना, अच्छा, जो रेडियस है, तो रेडियस का कुछ ना कुछ होगा। मीन्स कि रेडियस कितना है, कुछ मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा ना रेडियस का। तो रेडियस जो है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर अप्रोक्स। ठीक है, इसी को जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कि 100 से गुना करते हो। 100 का मतलब कितना हुआ? 10⁻²। जब 10⁻² से गुना करोगे मीन्स पॉजिटिव है, तो -15 + 2, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, -13 सेंटीमीटर जो है 10⁻⁻13 के फॉर्मेट को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्मी बोलते हैं। ठीक ना, तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फर्मी। तो ये हो गया 1 फर्मी। अच्छा, अब देखो ये जो H+ है, मीन्स जो हमारा प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लग रहा है, हम यहाँ इसको +Q लिखे, मीन्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है दोनों के बीच में। ठीक ना, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अच्छा, आप एक बात बताओ, जो D है, जो डिस्टेंस है, ये दोनों ओबियस है कि रेडियस से छोटा होगा, है ना, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या एक प्रोटॉन होगा? नहीं, बहुत सारा होगा। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन है, जैसे सपोज कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, तो रेडियस तो ये है ना, तो रेडियस तो स्वाभाविक है कि छोटा होगा डिस्टेंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात हम यहाँ लिखे कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, डिस्टेंस। अच्छा, इसी को 100 से आप फिर गुना करोगे, कितना होगा? तो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं। लेस देन 1 फर्मी हो गया, डिस्टेंस लेस देन 1 फर्मी। ठीक है, 1 FM, इसी को आप लिख लो, क्या चीज? फर्मी। 1 फर्मी मीन्स की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से छोटा है। डिस्टेंस क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से छोटा है, उसी को लिखे कि डिस्टेंस लेस देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, अब आप एक बात बताओ, जो फोर्स लगा ना इसके बीच में, जो मेरा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, यही है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी को हम लोग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं।
तो F इक्वल टू क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मीन्स न्यूक्लियस के अंदर में जो फोर्स लगा, ठीक ना, इसको क्या बोले, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अच्छा देखिए ये, अब देखिए फिर देखिए F इक्वल टू क्या हुआ हमारा, न्यूक्लियर फोर्स, F इक्वल टू क्या हुआ, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इस नेचर में कोई नहीं है ऐसा माना जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस सबसे छोटा और वहां पे फोर्स लग रहा है प्रोटोन के बीच में, तो ऑब्वियस है कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। उसके बाद चार्ज पे ये डिपेंडेंट नहीं होता है, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया। अब आप एक बात बताओ कि जो डिस्टेंस है वो 10 टू द पावर -15 मीटर, मतलब 1/, मतलब यहाँ डॉट 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 15 जीरो तक, कितना छोटा हो जाएगा आप सोचो, मीन्स होगा 0.0000, इस फॉर्मेट 15-14 डिजिट यहां तक जाएगा, ठीक है, कितना छोटा हो गया, ठीक है डिस्टेंस। तो क्या ये बड़ा रेंज का फोर्स होगा, नहीं, ये कैसा होगा, इसका रेंज छोटा रेंज होगा, न्यूक्लियस छोटा है, उसके अंदर फोर्स लग रहा है, तो ऑब्वियस है कि छोटा रेंज का फोर्स होगा, है ना। शॉर्ट रेंज फोर्स, अच्छा शॉर्ट रेंज फोर्स है क्या, न्यूक्लियस से बाहर लग रहा है, नहीं, न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है, ठीक ना, न्यूक्लियस के इनसाइड में लग रहा है, ठीक है। तो विदिन न्यूक्लियस क्या लिखे, शॉर्ट रेंज फोर्स विदिन न्यूक्लियस, ठीक है, और इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इनसाइड में, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको तो आप नोट कर ही लिए हैं, हाँ। ये है हमारा, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये रेडियस है, और ये तो यहां तक तो ठीक है, ये दूसरा पॉइंट में ही आप इंक्लूड कीजिएगा, R इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर या 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, 1 फर्मी, ये सब तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप सेकेंड पॉइंट में ही इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपको, ये क्या है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स है, क्या है, आप इसको लिख लीजिए, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स का ये रेंज है, ठीक है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक ना। 10 टू द पावर -15 मीटर, आप इसको लिखेंगे, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स क्या है, 10 टू द पावर -15 मीटर, ठीक है। आप यहाँ इक्वल टू कर लीजिए आप 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर, ठीक है, इक्वल टू 1 फर्मी, ये आप दूसरा पॉइंट में ही ऐड कीजिए इसको, ठीक है, इक्वल टू 1 फर्मी। चलिए इसको आप नोट कर लिए। अब देखते हैं हम तीसरा पॉइंट, 3rd नंबर पॉइंट। अब देखिए 3rd नंबर, P4 क्या होता है, बताइए आप, प्रोटोन, क्या होता है, प्रोटोन, ठीक है। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं हम, H+ से, ठीक है, P4 प्रोटोन, इसको H+ से। N4 क्या होता है, N4 होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, इसको कैसे हम डिनोट करते हैं, N10, ऐसे हम न्यूट्रॉन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो, ये बनाओ आप, ये आपका क्या है, फिर से वही बात, ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में अब फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन प्रोटोन,
प्रोटोन प्रोटोन के बीच में, ठीक है, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में, फोर्स ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक ना। और बताते हैं आपको, ये हो गया प्रोटोन आपका और यहां हो गया न्यूट्रॉन, ठीक है। ये है फोर्स बिटवीन प्रोटोन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा जी, मीन्स देखो, अब न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है। क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर में हम आपको क्या बताए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसके सिवाय कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है कि फोर्स या तो लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। इसके सिवाय न्यूक्लियस के अंदर किसी के बीच फोर्स लग सकता है क्या? आप बताओ, सोचो तो थोड़ा, ठीक है। और हाँ, ये एक चीज यहां आप लिखो कि न्यूक्लियर फोर्स जो है डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। अभी आपको बताए हैं, न्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं वो चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है। न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। यही बात हम लिखा है कि न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज या ऑन चार्ज। अब एक बात, फोर्स ऑन प्रोटॉन प्रोटॉन क्या बराबर होगा फोर्स ऑन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या फोर्स ऑन प्रोटॉन न्यूट्रॉन? ये नहीं होगा बराबर, ये तीनों एक दूसरे के कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपसे कोई पूछे, हो गया, अगर अब आपसे कोई पूछे कि ये तीनों हमारा फोर्स है, इस तीनों फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा। क्यों बड़ा है, क्या है, हम आपको सब बताते हैं, ठीक है। इतना को आप नोट कीजिए। तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होगा, आप बताओ। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, आपको पता है ना, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक ना। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक ना। किसके किसके बीच में? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में। तो आप क्या लिखोगे कि फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो सबसे बड़ा फोर्स होगा। इसको तो आप लिख लिए होंगे, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये है हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में कितने टाइप का फोर्स लग रहा है? 3 टाइप का। एक कौन सा लग रहा है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का, ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। एक फोर्स किससे किसके बीच लग रहा है? न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का, ठीक है। ये भी है हमारा न्यूक्लियस। और एक टाइप का कौन सा फोर्स है जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, ठीक है। किसके बीच में? प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये 3 टाइप का फोर्स है, आप देखो ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फोर्स होगा जो एग्जिस्ट करेगा? आप गेस करके बताओ तो, इस तीनों में से कौन सा होगा? तो इस तीनों में से ये वाला जो फोर्स होगा ये वो एग्जिस्ट करेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का। ये वाला जो है न्यूट्रॉन के बीच का, ये फोर्स लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये फोर्स नहीं लगेगा। फिर ये वाला जो है प्रोटॉन के बीच का, ये भी नहीं, ठीक ना। ये हो गया। अच्छा चलो, ऐसा क्यों हुआ वो आप देखो, ठीक है।
इसको रफ करते हैं। अगर आप बात करो हाइड्रोजन एटम का है तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसी का अगर आइसोटॉप ड्यूटेरियम का बात करो तो क्या होगा, 1D2, ठीक है। अच्छा, तो प्रोटॉन इक्वल टू यहां कितना हुआ आप बताओ तो, प्रोटॉन 1 हो गया और न्यूट्रॉन इक्वल टू 1 हो गया। तो जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा, ठीक ना, तभी तो फोर्स लगेगा, नहीं तो ऐसे कैसे लग जाए। जैसे यहाँ अगर है प्रोटॉन प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन प्रोटॉन है, ठीक ना, तो ये वाला फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी है। क्योंकि सपोज सीधा सा कंसेप्ट है कि फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स, आप मतलब ऐसे आप जैसे एयर ड्रैग फोर्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक ना, तो आप एयर में जब आप ऐसे हाथ करोगे, मीन्स ऐसे आप अगर एयर में हाथ कर दो क्या, ठीक है, एयर ड्रैग फोर्स हम लोग अभी नहीं लेते हैं इस स्टैंडर्ड में, ठीक। तो क्या एयर में आप इमेजिन करो फोर्स लग रहा, नहीं लग रहा, आप सपोज बोर्ड पे फोर्स लगाओगे, यहाँ लगेगा, ठीक ना, कहीं आप यहाँ लगाओ लगेगा, मीन्स कि थोड़ा रिपल्सिव नेचर का होना चाहिए, जब कुछ एग्जिस्ट करेगा तो ना लगेगा, तो यहाँ एग्जिस्टेंस नेचर है, इस सब में नहीं है, तो यहाँ जो है कि फोर्स नहीं लग रहा है, इस टाइप का फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। हम आपको इससे पहले क्या बताएं, पॉसिबिलिटी बताएं है कि इस टाइप का फोर्स यहाँ लग सकता है, लेकिन इसमें ये वाला एग्जिस्ट करता है, ये नहीं करता है। तो क्यों करता है, इसका रीजन ये है आपके सामने, ये आपको पता है, केमिस्ट्री में आप पढ़े हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़े हुए हो, ठीक ना। तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक ना। तो क्या आप यहां से बोलोगे कि फोर्स बिटवीन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। कैसा फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, इसको आप लिखो, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है। ये सब बकवास नहीं है, ऐसा मत समझना, ठीक ना, सब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। देखो ना, अभी आपको कंसेप्ट यूज होगा, अभी कुछ देर के बाद आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है। तो इसको आप आराम से लिखिए, फिर पढ़िए। चलिए इसको भी रफ करते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। 3 नंबर तक हमारा पॉइंट हो चुका था, अब है हमारा 4th नंबर पॉइंट। फिर से वही बात हम कर रहे हैं, ले रहे हैं, एक है हमारा न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन, कोई दिक्कत। अच्छा, यहाँ जो है फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लग रहा है, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस है और ये हमारा सेल सब है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, बाहर वाले ऑर्बिट में, है ना, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब हम बोल रहे हैं कि हमको एक न्यूट्रॉन को निकालना है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, न्यूट्रॉन को भी निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन को भी निकालना है। यहाँ एनर्जी हम दे रहे हैं E1 क्योंकि बाहर से निकाल रहे हैं, और यहाँ का एनर्जी है E2, ठीक है। ये फोर्स का नेचर कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक ना, स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स है इसका नेचर, कोई दिक्कत। इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ जो एनर्जी है ये न्यूक्लियस के अंदर से निकालना है, तो ज्यादा लगेगा और यहाँ कम लगेगा, E2। यहाँ जो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव E2, क्या एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव न्यूट्रॉन कहां से, फ्रॉम न्यूक्लियस टू इंफिनिटी, ये क्या है E2 है। एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस से इंफिनिटी पे लाने के लिए, न्यूक्लियस से इंफिनिटी पे लाने के लिए, और E1 क्या है, एनर्जी E1 जो है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव
इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost सेल टू इंफिनिटी। आउटरमोस्ट है नहीं यहाँ पे, बट आप ऐसा इमेजिन करके चलो, सपोज ये सब सेल नहीं है यहाँ, ठीक है, तो ये आउटर मोस्ट ही हुआ। तो ये यहाँ नहीं है, ये सब सेल नहीं है, तो ये आउटर मोस्ट सेल होगा ना। यहाँ से आपको इन्फिनिटी पे लाना है सीधा। इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। आपको ये बात पता है कि नहीं पता है, बोलो, ठीक है। तो जब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो स्वाभाविक है कि बाहर होगा। ये आप मत कंसीडर करो ना आउटर मोस्ट, यहाँ नहीं है, किसी और एटम का बात कर ले वहां हो जाएगा, यहाँ आप मान के चलो ना बस, ठीक है। तो आउटर मोस्ट इसको इन्फिनिटी पे लाना है, तो कौन बड़ा होगा आप बताओ। बाहर से बाहर खींच लो वो ज्यादा, कि अंदर से बाहर लाओ वहां ज्यादा एनर्जी लगेगा। अंदर से बाहर लाओ वहां ना। यहाँ से आपको क्या पता चला कि E2 एनर्जी जो है E2 का वो बहुत ज्यादा लगेगा E1 से। E2 जो है बहुत ज्यादा लगेगा E1 से, ठीक ना। चलो इसको आप नोट करो, ठीक है। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये है हमारा क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। इसको नोट भी करते रहिए। अब देखिए ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर में इसको रख करते हैं क्योंकि ज्यादा नीचे हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर में जो प्लस जेडी लिखा है वो क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक ना। न्यूक्लियर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियस के अंदर में जो चार्ज होगा उसको आप क्या बोलोगे, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, तो प्लस जेडी, ठीक ना, क्या है, प्लस जेडी। इसको आप क्या बोलोगे, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। कहां पे, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज है, मीन्स की चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, जेड इक्वल टू क्या होता है आप बताओ, आप तो पढ़े हुए हो ना। जेड इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जेड के साथ ईवी है, ई है, ठीक ना, ई, इसको तो आप नहीं छोड़ दोगे। ई इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो कि किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम 27 और 13 का, ठीक है, इसका हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। यहाँ Z इक्वल टू 13 क्या है, एटॉमिक नंबर, सीधा ए लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। Z इक्वल टू 13 और एटॉमिक वेट इसका कितना है, 27, ठीक है। एटॉमिक नंबर मास नंबर होता है और एटॉमिक वेट इसका है 27। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा, 13, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात किया है तो प्रोटॉन, अगर आप प्रोटॉन का बात करो तो ये कितना होगा, 13, ठीक है। न्यूट्रॉन का बात आप कर लो, न्यूट्रॉन कितना होगा, 27 माइनस के 13, मतलब कितना हो गया, 14। न्यूट्रॉन हमारा हो गया 14, ठीक है। मीन्स कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या होता है आप बताओ, न्यूक्लियस के अंदर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक ना। मीन्स कि हमारे पास ये है हमारा न्यूक्लियस, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या हो गया, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन, 13 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन, ठीक ना। अच्छा, अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज का, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स चार्ज ऑन न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज का आप बात कर लो, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू
चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज का तो यही मतलब हुआ, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है, 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन। क्या है, 13 प्रोटॉन। मीन्स कि आप लिखोगे 13 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन। आप प्लस में आप लिखोगे 14 इंटू चार्ज ऑन, क्या लिखोगे, 14 इंटू चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। कोई दिक्कत, ठीक है। 13 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन और 14 इंटू चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो 0 चार्ज होता है, ठीक ना। तो आप लिखोगे 13 इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 14 इंटू 0। इतना को आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, इधर तो आप लिख लिए होइएगा। अच्छा, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है आप बताओ, ठीक ना। प्रोटॉन यानी कि प्लस ही, चार्ज यानी कि कितना हो गया, 13 इंटू प्लस ई, मतलब कितना हो गया 13E। कितना हुआ 13E, मतलब कि प्लस जेडी, ठीक है। प्लस क्या हो गया, जेडी हो गया। अच्छा, मतलब अगर यहां से आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 13 इंटू ई का वैल्यू आप डालो प्लस के फॉर्म में, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस के 19, लिखो ना, 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। इसको आप गुना करोगे तो आएगा 20.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब, 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। इसी को आप बोलो प्लस जेडी, ठीक है। तो यही था आपका न्यूक्लियर चार्ज। क्या था, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। ये था आपका न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा चलो, अब इसके बाद जो आपका पॉइंट है, इतना आप नोट कीजिए, ये एक द्वितीयक पॉइंट है, ठीक ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आता नहीं है, आता ही आता है, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कर लिए होइएगा, इसको रफ करें। चलो आप लोग कर ही लिए होइएगा। चलिए, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे, ये हमारा पॉइंट है 14 नंबर पॉइंट। ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये जो है ये वीवीआई चीज है, ठीक ना। ये लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। आप नीट बात कर लो, मेंस बात कर लो, एडवांस कर लो, ये जो है इससे क्वेश्चन आएगा। इसको पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक ना। देखो क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है आप बताओ। मीन्स कि अब ऐसे समझो कि जो अल्फा पार्टिकल है वो आया, उसको आप अल्फा पार्टिकल को दे रहे हो He++ को, ठीक है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर पूरा यही तो है, अल्फा पार्टिकल पे ही है, ठीक ना। तो जब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है, और कुछ इधर गया, कुछ जो रिबाउंड कर गया, मीन्स इस टाइप का आया ना, न्यूक्लियस पे जो आया वहां से जो रिबाउंड किया, ठीक है। तो कि कहां से जो मीन्स रिबाउंड कर गया, क्लोजेस्ट अप्रोच, एकदम नजदीक से आया और लौट गया, उससे रिलेटेड ही है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। मीन्स कि अल्फा पार्टिकल का क्या डिस्टेंस होगा, सबसे क्लोज डिस्टेंस क्या होगा, इससे रिलेटेड थ्योरी है, फिर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा प्लस जेडी, फिर से वही न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो, सपोज करो कि यहां पे है पॉइंट बी
और यहां से अल्फा पार्टिकल आया और यहाँ पे लौट गया। ठीक है, यहां से आ रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक ना, यहाँ है पॉइंट बी। ठीक है, अच्छा ये है पॉइंट, कौन सा, ए पॉइंट है। ए से अल्फा पार्टिकल भी स्पीड से आ रहा है। कितने स्पीड से, भी स्पीड से। ठीक है, भी स्पीड से आ रहा है कौन सा, अल्फा पार्टिकल। ठीक है, He प्लस प्लस, He प्लस प्लस। ठीक है, और ये जो है यही है डी, क्या है, यही है डी, और यहीं से लौट गया प्लस जेटी से। ठीक ना, ये अगर इसका आप बात करो तो ये क्या है, एटम है, और ये क्या है, न्यूक्लियस है। यहां तक आया और यहां से लौट गया। ठीक है ना, यही है, ये है हमारा एटम, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस जेडी, ये अभी आपको बताया है। ठीक, यहां से अल्फा पार्टिकल आता है पॉइंट ए से, यहां पॉइंट बी से रिबाउंड कर जाता है, रिबैक कर जाता है। ठीक है, तो इससे ही रिलेटेड है, भी स्पीड है, भी वेलोसिटी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, अच्छा चलिए, क्या है कि ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक ना, पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट है बी। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अच्छा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, एच ई प्लस प्लस, अल्फा इक्वल टू होता है एच ई प्लस प्लस। इस ए टू बी में क्या होगा, जो अल्फा का स्पीड होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या होगा, स्पीड ऑफ अल्फा, अल्फा का जो स्पीड है वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, आप पूछोगे कि क्यों करेगा। सबसे पहले स्पीड का ही बात करिए, फिर आगे पूरा बात करेंगे। स्पीड ऑफ अल्फा डिक्रीज करेगा क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। यहां भी पॉजिटिव और पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज He प्लस प्लस है ना, पॉजिटिव है ना, तो आप पॉजिटिव पे यहां है एक पॉजिटिव और डबल पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा। तो स्पीड ऑफ अल्फा विल डिक्रीज, क्यों, क्योंकि कौन सा फोर्स लग रहा है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैसा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स, रिपल्सिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। स्पीड ऑफ अल्फा विल डिक्रीज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, अब आप लिखो, जो यहाँ D है वो D क्या है, D क्या है आपका, D है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। D क्या है, D है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, D, ये वाला जो D है, ये D क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। जो V है वो क्या है, स्पीड ऑफ अल्फा एट A टू पॉइंट B। ठीक ना, V क्या है, स्पीड ऑफ अल्फा है, स्पीड ऑफ अल्फा एट पॉइंट A। ठीक है, अच्छा एक और बात आप लिखो, यहां आप ये भी देखे हो कि फ्रॉम A टू B, क्या है, A यहां है, B यहां है, A, अल्फा क्या हो रहा है, अल्फा विल डिक्रीजेज फ्रॉम A टू B। A टू B क्या हो रहा है कि अल्फा जो है He प्लस प्लस, आप यहां लिखो ना, He प्लस प्लस, वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, स्पीड जो है, स्पीड यानी कि घट रहा है A टू B। ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। तो आप लिखो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स। कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव नेचर का फोर्स है। ठीक है, इसको लिख लिया, इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट बी का। ठीक है,
एट पॉइंट बी, ठीक है, द स्पीड ऑफ एट पॉइंट बी, द स्पीड ऑफ अल्फा यानी कि HE प्लस प्लस पार्टिकल इज जीरो, ठीक है, पार्टिकल इज जीरो, ठीक। एट पॉइंट बी, जो पॉइंट बी है ना आपका, कहां पे था, ये था पॉइंट बी, यहां से आ रहा था और यहाँ पे, ठीक ना, ये था पॉइंट बी। तो यहाँ पे जो अल्फा का स्पीड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइक करा फिर बैक आएगा, ठीक ना। स्पीड क्या होगा यहाँ पे, जीरो होगा, ठीक है, इज जीरो मीन्स वीवी का वैल्यू यहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लो कि वीवी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, वीवी इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब आप देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। ये तो आप पढ़े हो। काइनेटिक एनर्जी कहां पे, पॉइंट बी पे, ठीक ना। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, हाफ mv, कहां पे है, पॉइंट बी पे, हाफ mv², ठीक है। ये इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी इतना है। अच्छा, पॉइंट बी पे आप अभी पढ़े हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, ठीक ना। तो आप यहाँ पे इसी को लिखो ना, सबको को रिलेट कीजिए, एक दूसरे से जोड़िए। काइनेटिक एनर्जी बी पे क्या है, जीरो है, ठीक है, पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, इसको आप नोट कीजिए। अच्छा, इसको रफ करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एट पॉइंट बी, कहां का, पॉइंट बी का, ठीक है, एट पॉइंट बी, ठीक, यहां का हम बात कर रहे हैं, इसको आप नोट कीजिए, एट पॉइंट बी, ठीक है। अच्छा, यहां पे क्या था, प्लस का है जेडी, ठीक है। तो ये किधर जा रहा है, यहां से आके ये रिपेल कर रहा है, मीन्स इस साइड जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ से अल्फा आ रहा है, मीन्स HE अल्फा मीन्स की HE प्लस प्लस आ रहा है, ठीक है, HE प्लस प्लस आ रहा है, तो यहाँ से ये रिपल्सन हो रहा है, ठीक ना, क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है, मीन्स इस साइड फोर्स जा रहा है इधर, ठीक है। अब अट्रैक्ट, यहाँ पे क्या होगा, फोर्स यहाँ जो है, यहाँ से आया फोर्स और ये इधर की तरफ जा रहा है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स है, लेकिन ये बड़ा फोर्स है, ये छोटा है, ठीक ना। तो ये थोड़ा ना थोड़ा इधर जो जाएगा ही, ये जो है मीन्स की बड़ा वाला जो फोर्स है ये क्या करेगा, इसको खींचेगा ना अपने तरफ, ये इसको खींचेगा, छोटा है। देखो क्या है कंसेप्ट कि अगर सपोज करो कि आप बहुत पैसे वाले लोग हो, ठीक है, आप सपोज करो बहुत पैसे वाले, तो जो कम है, जो एकदम बेरोजगार है, जो लेबर क्लास लोग है, उसको आप अपने यहाँ काम करवाओगे ना। मीन्स जो लेबर क्लास है वो छोटा फोर्स है, ये छोटा फोर्स है, ये आप हो बड़े पैसे वाले हो, तो आप इसको अट्रैक्ट करोगे ना, ठीक है। तो ये यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, ये इसको खींच रहा है अपने तरफ, ये कंसेप्ट है। इतना बात तो समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद आप लिखो VB इक्वल टू जीरो, क्या लिखना है, VB इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है VB इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है। लेकिन जो AB होगा, एक्सलरेशन एट B, ये जीरो नहीं होगा, ठीक ना। AB क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, क्या फोर्स जीरो होगा, आपको क्या लगता है कि फोर्स जो है पॉइंट बी जीरो होगा, नहीं होगा, ठीक ना। फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये A है, क्या है, A है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, इसको रख करते हैं, ठीक ना। लिखिए FB, FB क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बी,
क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट बी, ठीक है। और बी पे फोर्स जीरो नहीं होगा, क्या होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा, इसी को तो लिखना है। ए बी, ए बी क्या है, ये वाला ए बी, ठीक ना। एक्सलरेशन एट बी क्या है, एक्सलरेशन एट बी नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सलरेशन भी जीरो नहीं होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैट का बात कर लें। 12th क्लास, थोड़ा आ जाइए आप। फ्रॉम स्टैटिक्स, कहाँ का कंसेप्ट है ये, 12th क्लास, ठीक ना। देखिए आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आएगा समझ में, ठीक है। यहाँ है प्लस क्यू और यहाँ है प्लस क्यू, क्या है, प्लस क्यू और यहाँ है प्लस क्यू, ठीक है। ये है हमारा डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन है 10 टू द पावर 15, 10 टू द पावर 15 से, ठीक ना। 10 टू द पावर 15 से बड़ा है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं लग रहा है, ठीक ना। जैसे हम आपको बोले थे 10 टू द पावर -15 मीटर, ये न्यूक्लियस के अंदर लग रहा था। ये कहीं भी आप बोर्ड पे ही लगा लो ना, यहाँ पे दो चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच में ये एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, इस दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। कहाँ फोर्स लग रहा है, चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। ऐसा नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर में दो चार्ज है, कहीं भी दो चार्ज है, रैंडमली यहाँ पे दो चार्ज है। आप जाकर के इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर देखो, वहां आपको पता चल जाएगा। मेरा ही लेक्चर देखो, वहां हम बताए हैं, ठीक ना। ये अलग चार्ज है, तो यहाँ का जो डी होगा वो ग्रेटर देन होगा 10 टू द पावर 15 से, 10 टू द पावर 15 से, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इतना तो आप लिख लिए हैं। अब लिखिए इफ यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कौन सा फोर्स है, कोलम्बिक फोर्स, ठीक ना। आप लिखोगे F इक्वल टू क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स, ठीक ना। तो F इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिस्टेंस का स्क्वायर, मीन्स की D का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और U इक्वल टू होता है, U इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ चेंजिंग नहीं आता, बस यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 सब कुछ सेम, बस यहाँ D, स्मॉल d, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, ये पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है। अच्छा, तो जो ये है इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक ना। इसको तब तक हम रफ करते हैं। के, ये है ना, के इक्वल टू होता है 1/4πε0। ये जो है इतना, ये के बराबर होता है, किसके बराबर, के बराबर। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो है ε0 ये परमिटिविटी है, डिटेल में जानने के लिए इलेक्ट्रोस्टैट जाके पढ़िए, ठीक है। ये है परमिटिविटी, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, ठीक है। तीसरा क्या है, इसको देखिए, 2 हो चुका है, 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, 2 हो चुका है, ठीक है। तीसरा है हमारा अल्फा इक्वल टू He++ होता है, ठीक ना। अच्छा, Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू ऑन अल्फा, क्या होता है,
चार्ज ऑन अल्फा, ठीक है। Q इक्वल टू होता है चार्ज ऑन अल्फा, ठीक है। अल्फा पे कितना चार्ज है, प्लस में 2e, ठीक है, प्लस में 2e। और न्यूक्लियस इक्वल टू क्या होता है, न्यूक्लियस इक्वल टू होता है प्लस जेडी। अल्फा पे चार्ज है प्लस 2e, न्यूक्लियस होता है हमारा प्लस जेडी, ठीक है। इसको तो आप लिख लीजिएगा। ये दूसरा पॉइंट था हमारा। अब तीसरा हम बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक ना, इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। ये है Q1, ठीक है, और ये है हमारा Q2। क्या है, एक है Q1 एक है Q2, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई U, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी Q1 Q2 बाई D, ठीक है। U इक्वल टू होगा, अच्छा। अब आप देखो, यहां से अल्फा आया, ये था हमारा पॉइंट A, ठीक है, ये वाला है पॉइंट B, और यहाँ पे चला गया, ठीक ना, यही है, अच्छा। पॉइंट B है, उसके बाद यहाँ पे है प्लस में JD, इसके बीच क्या है, डिस्टेंस है, ये है D प्लस JD, यहां से रिबैक कर गया था अल्फा। काइनेटिक एनर्जी B पे कितना था, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट B पे था हमारा 0। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 कितना है, मीन्स की Q1 Q2, Q1 चार्ज प्लस JD, ठीक है, प्लस JD और 2e, ठीक ना। तो Q1 को आप यहां डालो प्लस JD इंटू 2e डिवाइडेड बाई D, कोई दिक्कत। इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 1/4πε0 Z2e, मतलब 2ZE² बटा D, ठीक है। इसको थोड़ा इधर सोल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लिए होइएगा। मतलब आपका U इक्वल टू हुआ कितना, 2 से आप इसको कैंसिल कर दो 4 को, मतलब U इक्वल टू हुआ आपका ZE² और डिवाइडेड बाई 2πε0 और D, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। इसको सॉल्व करने के बाद है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। 3rd नंबर पॉइंट हो चुका है हमारा, 4th नंबर देखते हैं, ठीक है। उसको भी नोट कीजिए, उसको भी रफ करेंगे, इसको भी नोट कर लिया होइएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब है हमारा 4th नंबर पॉइंट। 4th नंबर में है प्लस के JD, ठीक है, प्लस JD है, सब वही बात। यहाँ है हमारा पॉइंट, मीन्स की यहाँ है B, ये है पॉइंट A, यहां से आ रहा है कौन, अल्फा रे He प्लस प्लस, और इधर की तरफ जा रहा है, ठीक ना, अल्फा इक्वल टू He प्लस प्लस। और ये जो है इसका अभी काइनेटिक एनर्जी K से जा रहा है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसका K है, K क्या है, और ये तो आपको पता है कि ये क्या होगा हमारा डिस्टेंस, ठीक ना। और K के बारे में अगर आप लिखोगे, लिख लो K के बारे में, K इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एट पॉइंट A, कहां से, एट पॉइंट A, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एट पॉइंट A, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एट पॉइंट A टू, इसको लिख लो ना पॉइंट B, ठीक है, अच्छा। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है आपको, ठीक है, आप लगाओ, आप इसको लिख लो, फ्रॉम
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। क्या होगा? ई ए इक्वल टू ई बी, यही तो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, अच्छा लिखो इसको, इसी बात को लिखो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एट ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यही ना होगा? ये इक्वल टू ई बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ये किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम अल्फा, ठीक ना, एम अल्फा बी स्क्वायर, यही तो होगा हाफ 1/2 एम अल्फा बी स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अभी आप निकाले हो। ठीक है, अभी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो। क्या निकालो? 1/4 एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालते हैं। जेडी था, जेडी, ठीक है, इनटू में क्या था? 2E था, बटा में क्या था? डी था। यही तो था आपका पोटेंशियल एनर्जी। एक बार चेक करते हैं। ठीक है, जेडी 2EB। अब हम यहां से डी निकाल लेते हैं। अब हम आ रहे हैं डी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके बराबर है? केई के बराबर है। ठीक है, अच्छा डी को इधर आप ले आओ। डी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को आप के नहीं लिख सकते हो क्या? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एट ए। ठीक है, ये हो गया डी। ठीक है, डी इक्वल टू क्या हुआ? जेड 2ZE स्क्वायर, सॉरी 2ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे को काइनेटिक एनर्जी लिख दिए और डी इधर लिया। काइनेटिक एनर्जी ये हो गया हमारा डी, डिस्टेंस। यही हमको निकालना था। ये जो डी है इसका वैल्यू मिल गया, ये फॉर्मूला हमको मिला। ठीक ना, ये है डी इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इससे क्वेश्चन आता है इस फॉर्मूला से। डी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्या था? क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए ये है हमारा 4th नंबर पॉइंट। अब देखते हैं 5th नंबर। इसी में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसको आप लिखिए, इसके बाद हम इसी में इंट्रोड्यूस करते हैं, या छोड़ो ना, रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए 5th नंबर पॉइंट आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? प्लस जेडी है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका पॉइंट बी। यहां से अल्फा इक्वल टू क्या आ रहा है? HE प्लस प्लस, ये है आपका पॉइंट डी। ठीक ना, और यहां से रिपैक जा रहा है। ठीक है, HE प्लस प्लस या अल्फा पार्टिकल है, अभी भी स्पीड से आ रहा है। ठीक है, ये प्लस जेडी है, पॉइंट बी है। अच्छा, अब देखो यहां हम कंसीडर कर रहे हैं m इक्वल टू होता है क्या चीज? मास ऑफ अल्फा, क्योंकि इसी के टर्म में हमको निकालना है। ठीक ना, v इक्वल टू स्पीड ऑफ अल्फा, स्पीड ऑफ अल्फा एट कहां पे? एट पॉइंट ए पे, स्पीड ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होगा हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर। ठीक है, और एम अल्फा इक्वल टू क्या है?
m अल्फा इक्वल टू क्या है, 4 मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको पता है, ठीक है। 4 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब आप इसी को नहीं लिख सकते हो, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 केजी, ठीक है। 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 केजी, क्योंकि मास ऑफ अल्फा किसके बराबर है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के, ठीक ना। ठीक है, ये आपको पता है कि कैसे हुआ। अच्छा, तो यहां से आप जब D इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, D इक्वल टू जब आप लिखोगे तो आप लिखोगे 2 टाइम्स ZD स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ m अल्फा v स्क्वायर, ठीक है। D इक्वल टू ये लिखोगे 2 ZD स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ m अल्फा v स्क्वायर, यही आप लिखोगे। ये हो गया मास ऑफ अल्फा 4 टाइम्स इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 कीजिए, इसको आप नोट कीजिए, एक नंबर। फिर 1-2 पॉइंट और है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इसमें क्या है, यहां है प्लस में जेडी, ठीक है, इसको ऊपर लिखो, और यहां है पॉइंट बी, यहां से अल्फा रे आ रहा है, यहां से चला जा रहा है, अल्फा इक्वल टू क्या है, He प्लस प्लस, ठीक है, या अल्फा पार्टिकल आप लिख दो, यहां से रिबैक कर जा रहा है, ये है हमारा D, क्या है, D, ठीक है, ये था D अल्फा पार्टिकल, और ये है पॉइंट ए, यहां से V नोट से आ रहा है, ठीक है ना, V नोट स्पीड से। अब यहां जो है V नोट क्या है, V नोट इक्वल टू पोटेंशियल है, क्या है, पोटेंशियल ऑफ किसका, अल्फा का, एट कहां पे, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे पोटेंशियल ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए। के क्या है, काइनेटिक एनर्जी, हमको ये भी पता है, के क्या है, के है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है यहां पे Q इंटू वी नोट, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, Q इंटू वी नोट, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो अल्फा इक्वल टू क्या है, He प्लस प्लस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, प्लस के 2e हो गया, अल्फा इक्वल टू He प्लस प्लस इक्वल टू 2e, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया इक्वल टू 2e वी नोट Q, ठीक है, Q की जगह पर इसको डाल दिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2e वी नोट, अल्फा इक्वल टू He प्लस प्लस इक्वल टू प्लस 2e इक्वल टू 2e वी नोट, ठीक है। अब यहां से आप डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या लिखोगे, यहां आपका डिस्टेंस था कितना, 2ZE स्क्वायर, यही था ना, और डिवाइडेड बाय था 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू क्या, काइनेटिक एनर्जी था तो 2e वी नोट, ठीक है, 2e वी नोट। आप इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 टाइम्स, अच्छा E स्क्वायर है, इसको भी आप कैंसिल कर दोगे, यहां कितना बचेगा, ऊपर बचा ZD और डिवाइडेड बाय कितना बचा, 4, 2 इंटू 2 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी नोट, ये हो गया D इक्वल टू, ठीक ना, D इक्वल टू ये हो गया ZD डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट वी नोट। इसको सॉल्व करने के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वीवीआई फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे ना,
तो d इक्वल टू आएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है, इंटू जेड डिवाइडेड बाई वी नोट। ये वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये वाला वैल्यू आएगा 1/4πε0 हो गया इतना, ठीक है। और ई का वैल्यू लिख दिया, बच गया जेड बाई वी नोट। डी बराबर ये आएगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला वीवीआई फॉर्मूला है आपका 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6, 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इंटू जेड बाई वी नोट। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद एक और पॉइंट है, फिर क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कीजिए आप, तब तक इधर से हम रफ करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा 7 नंबर पॉइंट, ठीक है। ये वेवलेंथ के टर्म में हम इसको निकालते हैं, सब कुछ तो सेम ही है। अच्छा, आप यहां से एक कंप्लीट वेव के लिए आप देखो, ये किसके बराबर होता है? ये अगर आप ऐसे, ठीक ना, ये हो गया, यहां से गया पूरा पुल, ठीक है। मीन्स कि ये लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है? लैम्डा के बराबर। तो इसी के टर्म में हम अब इस पॉइंट को लिख रहे हैं, 7 नंबर हमारा जो पॉइंट है, इसी के टर्म में लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ होता है लैम्डा, ठीक है। क्या होता है? इसी के टर्म में हमको लिखना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा। किसका है यहाँ पे? अल्फा। कहाँ पे? पॉइंट ए पे। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा एट पॉइंट ए। इसी के टर्म में मेरा 7th नंबर पॉइंट है, वेवलेंथ के टर्म में, ठीक है। अच्छा, आप बताओ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? एच डिवाइडेड बाय √2km। यही होता है, √2km। स्क्वायर जब आप करोगे तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2km, ठीक ना। एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2km, इसको जब आप डिवाइड करोगे तब। अब k इक्वल टू क्या होगा? k इक्वल टू हो गया एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर और 2m। k इधर चला गया, एच स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 2m, ठीक ना। h क्या होता है यहाँ पे? h इक्वल टू होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड एम्पियर, ठीक है। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है जूल सेकेंड एम्पियर। जूल सेकेंड एम्पियर, ठीक है, ये होता है। अच्छा, इसको रख कीजिए। काइनेटिक एनर्जी ये मिल गया। अच्छा, अब देखो, आप इसी को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? k इक्वल टू, सॉरी, अब इसको आप d के फॉर्म में लिखो ना, d के फॉर्म में, ठीक है। d के फॉर्म में जब आप लिखोगे तो क्या हो गया? 2ze स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था? 4πε0 इंटू एच स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर 2m, ठीक है। यही आप लिखोगे। ये 7 नंबर पॉइंट है 14 का। ये सारा रिजल्ट वीवीआई था। लास्ट का 7 और 6 वाला जो रिजल्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा थ्योरी था। अब क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, मेंस, एडवांस, आईआईटी, जेई जो भी है,
हर एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसको आप पढ़िए आराम से, फिर उसके बाद क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो हमारा 5th लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।